नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में। इस शो में हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां, उनसे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे और कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो या फिर बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकी को समझने से जोखिम तो कम होता ही है और आपके लिए मुनाफे के काफी सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। इस सप्ताह कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले सप्ताह की ट्रेडिंग की रणनीति किस तरीके से बनानी चाहिए, इस पर हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिसमें वो आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कहां पर नजर रखनी है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और कुछ ही देर में हम अपने एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ इनफैक्ट दोनों ही एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। दीपेन शाह stayben.com से जुड़ चुके हैं और इसके अलावा रविंद्र राव भी हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटी से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। और जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका बेहद ही आसान है। व्हाट्सएप के जरिए 9136934058 इसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल भी हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि सोने के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहा। और हमने देखा कि बेहद ही एक दायरे में कारोबार कर रहा था सोना, लेकिन इस पूरे हफ्ते का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। इस हफ्ते का जो रेंज थी वो 52,050 से 52,750 के दायरे में रही है। और लेकिन कॉमेक्स गोल्ड पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर मामूली तेजी थी, 1719 से $1761 के दायरे में रहा। तो काफी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आया इस हफ्ते सोना। इस पर हम एक बार राय भी ले लेते हैं। दीपेन, अब आगे के लिए आप क्या यहाँ पर चाल देख रहे हैं सोने की, क्योंकि अब अगले हफ्ते होने वाली फेड की बैठक में ये भी माना जा रहा है कि जो रुख रहेगा फेड का वो काफ़ी नरम रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी नरमी का ट्रेंड ही हम देख रहे हैं। इसको देखते हुए ओवरऑल ट्रेंड जो आपको नज़र आ रहा है, अगर किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से देखना हो सोने में, तो क्या तेज़ी करके चले? जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। डेफिनेटली आपने सही बात कही है कि तेजी करके चलनी चाहिए, बिकॉज जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में आपको फेडरल रिजर्व की तरफ से भी थोड़ी डविश स्टेटमेंट्स देखने मिलेगी, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी काफी अग्रेसिवली रेट हाइक्स कर दिए हैं। उसके साथ साथ डॉलर में भी थोड़ी नरमाश देखने मिलेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको गोल्ड पे देखने मिलेगा। इसके साथ साथ और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि टेक्निकली गोल्ड 50,000 49,500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेशन दिखाया है और अपने ऑल टाइम हाई जो 59,000 के है वहां से लगभग 15 से 20% नीचे चल रहा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन भी है प्राइजेस को। आई थिंक ट्रेडर्स भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और गोल्ड को अगले हफ्ते के टारगेट 53,000 52,950 के टारगेट्स के लिए बाई करके चलते हैं। ओके, तो बाय करके चल सकते हैं आप सोने में, ये राय आपको दे दी गई। एक बार सिल्वर के लिए पूरा वीक कैसा था ये भी आपको बता देते हैं, फिर रविंद्र से भी समझेंगे कि सोने चांदी में प्रिफर बेट उनको क्या दिख रही है इस वक्त। चांदी के लिए इस पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते चांदी में करीब 1.5% की तेजी रही। जो दायरा था चांदी का वो 60,150 से 62,500 का था और ऑफ कोर्स चांदी के लिए भी अब आगे जो फेड की बैठक होने वाली है उस पर नजर रहेगी। बड़ा ट्रिगर काम करेगा यहाँ पर इन दोनों ही मेटल्स के लिए। रविंद्र, आपसे भी समझना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो रेंज सोने में हमें दिखी थी 52,050 से 52,750 की, क्या इस रेंज के बाहर जाता हुआ दिखाई देगा सोना? किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए? और सिल्वर पर भी अपनी राय दीजिए, वहां पर क्या करें ट्रेडर्स? गुड इवनिंग पूजा। मेरे हिसाब से देखिए, एक्चुअली जो भी ट्रिगर था गोल्ड सिल्वर के लिए वो अभी खत्म हो चुका है।
जैसे हमने इन्फ्लेशन डेटा देखा था, ये जो पूरा महीना था, आई थिंक इट वाज फुल ऑफ एक्शन, क्योंकि डेटा प्रिंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इट स्टार्टेड विद द जॉब्स रिपोर्ट, उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा आया, एंड देन जो फेड की मिनट्स थी वो रिलीज हुई। इट इनफैक्ट इट स्टार्टेड विद द एफओएमसी मीटिंग। तो एफओएमसी मीटिंग में ऑलरेडी इंडिकेट ये हुआ था कि फेड जो है वो आगे चल के अपने जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है उसे थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, और वही एफओएमसी मिनट से भी निकल के आया है। इन्फ्लेशन हैज़ कूल डाउन। हमने सीपीआई और पीपीआई दोनों इन्फ्लेशन नंबर्स में देखा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, जो कि गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही सपोर्ट किया। इनफैक्ट आई वुड से कि सारे कमोडिटी पैक को सपोर्ट किया है। तो अभी एज ऑफ नाउ कोई मेजर ट्रिगर नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिए। अभी आई थिंक द फोकस विल टर्न टू फेड चेयर का स्पीच ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो फोकस रहेगा मेजर वो दिसंबर में जो आने वाली जॉब्स रिपोर्ट है इन द इनिशियल वीक, और सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है बिफोर द फेड मीटिंग। आई थिंक दैट विल बी द फोकस। अगर जॉब्स रिपोर्ट खराब आते हैं एंड इन्फ्लेशन फिर से कूल डाउन होते हुए दिखता है, तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर के लिए और पॉजिटिव रहेगा ये। आई थिंक तब तक के लिए गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव बायस का ट्रेड करेगा। कंसोलिडेशन फेस हो सकता है। अपसाइड में कॉमेक्स गोल्ड अगर देखें तो अपसाइड में 1780 से लेके 1805 का अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि 1740 1735 का एक सपोर्ट लेके प्राइसेस ऊपर आए हैं, तो हो सकता है कि फिर से एक बार ये 1780 तक टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव बायस रहेगा, बट रेंज बाउंड मूव रहेगा। मुझे मेजर अपसाइड रैली अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है, बट यस थोड़ा सा बायस पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर दोनों साइड से क्यूज ले रहा है, अलॉन्ग विद गोल्ड वो इंडस्ट्रियल मेटल्स को भी ट्रैक कर रहा है, और इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी हमने एक गिरावट का रुझान देखा था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा एक अप मूव हम देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। हो सकता है कि सिल्वर में हम 63,000 से लेकर 63,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सिल्वर वुड बी स्लाइटली बेटर बेट, क्योंकि सिल्वर में हमने करेक्टिव मोड भी देखा है जो कि गोल्ड में ज़्यादा नहीं देखा है अभी तक। तो सिल्वर में अगर डिप्स आता है टुवर्ड 60,500 या 60,000 के आसपास, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 63,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है अगले हफ्ते में, और जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 59,500 का होना चाहिए। उसके नीचे भी जाता है तो भी आई वुड से इट विल बी न्यूट्रल, कोई एकदम बेरिश सिग्नल अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। डॉलर में कंटिन्यू रह सकता है वीकनेस, बट 105 104.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी एक सपोर्ट लेगा। तो डॉलर इंडेक्स में भी आई थिंक 108 से लेके 104.50 का एक रेंज लग रहा है। तो मेरे हिसाब से सारे ही मार्केट में एक साइडवेज मूव है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक कंसोलिडेशन फेज चलेगा अगले हफ्ते। ठीक है, तो कंसोलिडेशन फेज रह सकता है जैसा कि अभी रविंद्र में बता रहे थे। और आगे के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन कैसा आता है, जॉब रिपोर्ट्स किस तरीके की आती हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर की तरह काम करेगा। और उसके बाद अगर फेवरेबल आंकड़े आए, इन्फ्लेशन में सॉफ्टनिंग रही, कमी आई, तो फिर उसके बाद एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकती है। फेड की बैठक एक्सपेक्टेड ही है कि नरम रुख ही बरकरार रहेगा। कमेंट्री भी उनकी थोड़ी डविश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस बीच हमें सोने चांदी पर ढेर सारे सवाल भी आए हैं, जिसका कि रिप्लाई हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दिल्ली से नीरज जी ने भेजा था, मौजूदा ट्रेंड में चांदी के लिए सुझाव मांग रहे थे। और अनुज गुप्ता जी का भी सवाल आया था, सोने पर ओवरऑल आउटलुक लंबी अवधि के लिए ये जानना चाह रहे हैं। एक और सवाल आया है बेंगलुरु से महावीर कामराज जी का, क्या गोल्ड $1777 और चांदी $24 तक आएगी, ये जानना चाह रहे हैं। दीपेन, क्या व्यू बन रहा है आपका, कब तक ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, सोने में $1777 के लेवल और चांदी में $24 के लेवल्स? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा ये क्वार्टर जाने दें, बिकॉज आपको बुक क्लोजिंग भी देखने मिलेगी। आई थिंक नए साल में जनवरी के महीने में आप नया रुख ले सकते हैं, तब तक फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी आउट ऑफ द वे होगी। उसी के बाद ऐसे कोई पोजिशनल बड़े व्यू के आप कमेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज अभी जो वर्ल्ड इवेंट्स है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, फेडरल रिजर्व की तरफ से जो मीटिंग की आगे का रोड मैप नहीं आ जाता, तब तक स्पेकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक टेक ईच क्वार्टर ईच मंथ एट अ टाइम, एंड उसी के बाद आप आगे की स्पेकुलेशन करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
राइट, ठीक है। तो ये राय आपको दे दी गई है। फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा ये लेवल्स। शॉर्ट टर्म के लिए नज़र रखिए सोने चांदी की चाल पर, और लॉन्ग टर्म में जब कुछ और भी डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बाद इस पर कमेंट कर सकते हैं और सोने और चांदी की चाल थोड़ी और क्लियर होते हुए नजर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार कच्चे तेल के लिए भी कैसा रहा ये हफ्ता ये देख लेते हैं। क्रूड में इस हफ्ते करीब 2.5% की कमजोरी दिखी। इस हफ्ते ब्रेंट 82 से $90 के दायरे में ही रहा, और एमसीएक्स क्रूड की भी बात करेंगे तो 6,200 से 6,760 का कारोबारी दायरा एमसीएक्स क्रूड का भी नजर आया। इस हफ्ते हमने देखा कि क्रूड को लेकर काफ़ी सारी जो खबरें आई वो भी कुछ नेगेटिव थी। चीन में जो कोरोना के मामले थे वो बढ़ते हुए नजर आए, जिससे कि मांग पर असर पड़ा, और इसी के बीच G7 रूसी ऑयल पर प्राइस कैप लगा सकता है, इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं, जिसने कि सेंटिमेंट के लिहाज से हमने देखा कि कच्चे तेल में एक दबाव बनाने का काम किया। दीपेन, आपसे समझना चाहेंगे ये क्रूड में जो खबरें आ रही हैं इसे आप कैसे रीड कर रहे हो, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ से और दबाव आएगा, क्योंकि बात की जा रही है रूस ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की करीब 65 से $70 प्रति बैरल की। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस खबर के चलते, और कितना दबाव आप यहाँ से देख रहे हैं कच्चे तेल में, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि रिटेल ट्रेडर्स को कि ये जो भी खबर आ रही है वो उनके कंट्रोल के बियॉन्ड की बातें हैं। तो उनका कंट्रोल में सिर्फ प्राइस है, तो उन्होंने प्राइस को देखना है और ट्रेड करना है एमसीएक्स पे। तो ये सबसे पहले बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। इसी के बेसिस पे अगर आप कोई भी खबर देखते हैं तो आप अपने प्राइस का रुझान बनाएं और उसी प्राइस को एमसीएक्स पे ट्रेड करें। अभी अगर रशिया की बात करेंगे तो हमने देखा है कि जब भी प्राइस कैप की अनाउंसमेंट आई थी, खास करके नेचुरल गैस के लिए इस हफ्ते में, या ऐसा स्पेकुलेशन था, तो नेचुरल गैस में एक दिन में ही लगभग 7 से 8% का स्पाइक देखने को मिला है। हालांकि नेचुरल गैस ऐसी ही कमोडिटी है और विंटर सीजन में ज्यादा स्पाइक दिखाती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर ऐसे कोई प्राइस कैप की बात आती है तो आपको एक टेम्पररी स्पाइक देखने मिल सकता है प्राइसेस में, बिकॉज इट ओपन्स अप टू दी जो सप्लाई आएगी वो घट के आ सकती है, उसी की वजह से आपको प्राइसेस में अपसाइड देखने मिल सकती है। और उसके बाद वंस द न्यूज इज आउट आपको प्राइसेस में कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। हमारा मानना ऐसा है कि प्राइसेस में सभी कुछ फैक्टर्ड है, और अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े टॉपिश हो चुके हैं, और यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा एक 7,200 7,000 की रेंज में और नीचे में 6,500 की रेंज में प्राइसेस देखने मिलेंगे। तो जो भी बाउंस आती है 7,000 के आसपास, वहाँ पे आप पुट्स बाय करके चले, और एमसीएक्स में पुट्स आजकल काफी लिक्विड है, तो 7,000 का पुट अगर उछाले में आता है तो 7,000 के आसपास आप 7,000 के पुट्स बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये राय आपको ऑप्शन ट्रेड सुझा दिया गया है, ये राय आपको क्रूड में दे दी गई है। रविंद्र, आपसे भी समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड पर, और इस बीच दर्शक के सवाल भी हमें मिल रहे हैं कच्चे तेल पर। ब्रजेश पटेल जी का सवाल आया है, क्रूड जनवरी में का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया हुआ है 6,440 पर खरीदा है, एक महीने का आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। इनको राय दीजिए, एक महीने के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका क्रूड पर, और ये जो खबरें हम देख रहे हैं क्रूड से जुड़ी, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? वेल, आई थिंक क्रूड में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो चाइना से जो कोविड सिचुएशन में एस्केलेशन हुआ है, आई थिंक वो है, क्योंकि वही न्यूज़ था जो कि क्रूड के गेन्स को कैप किया था अपसाइड में, जब भी क्रूड $91-92 के आसपास चल रहा था, और वो स्टिल कंटिन्यूइंग है, क्योंकि अभी भी चाइना से कोई रिस्पाइट नहीं आया है टुवर्ड्स ओपनिंग। हालांकि थोड़ी स्टिमुलस की बातें चल रही है विच माइट बी स्लाइटली पॉजिटिव। उसके अलावा जो रशिया पे जो प्राइस कैप की बातें चल रही है, आई थिंक दैट आल्सो माइट नॉट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक नीजक रिएक्शन तो देखा है, लेकिन जो प्राइस कैप का जो लेवल है अराउंड $65 का, आई थिंक वहीं पे रशियन ऑयल अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप ब्रेंट देखें तो ब्रेंट से $20 डिस्काउंट पे रशियन ओरल ट्रेड करता है, तो आई थिंक वहीं उसी के आसपास है, तो उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट यस, ये न्यूज़ थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है अगर रशिया से कोई रिस्पॉन्स आता है, तो सप्लाई टाइटनेस के चलते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि जो भी नेशन प्राइस कैप लगाएगा उसे वो सप्लाई नहीं करेंगे, तो आई थिंक सप्लाई टाइटनेस के चलते क्रूड के लिए न्यूज़ फेवरेबल
हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है और क्रूड हमने एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइस एक्शन देखें तो क्रूड अभी एक दायरे में है। WTI क्रूड की अगर प्राइस देखें तो $82 ऑन द अपसाइड और डाउनसाइड में $75 to $76 का एक डबल बॉटम और आइडेंटिकल बॉटम कहूँगा मैं, ये बना है। तो मेरे हिसाब से ये साइडवेज चैनल में चल रहा है प्राइजेस। तो जो भी लेवल ब्रीच होता है, अगर 82 ब्रीच होता है, जो कि थोड़ा सा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि 82 ब्रीच हो, क्योंकि जो बेरिश ट्रिगर्स है वो अभी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं मार्केट में। और अगर 82 ब्रीच होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि $85-86 तक जा सकता है अपसाइड में, जो कि 52 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है। ऑन द फ्लिप साइड अगर $75-76 अगर ब्रीच होके उसके नीचे से सस्टेन होता है, क्लोजिंग आ जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्शन जो है वो फर्दर डीपन हो सकता है टुवर्ड $73 और उसके बाद $68। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ फ्लो एक बात है, लेकिन प्राइस एक्शन को लेके चलना चाहिए। प्राइस में जहाँ पर भी ब्रेकआउट आता है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, तो मेरे हिसाब से आप उस साइड डायरेक्शन लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो जो कि बाई पोजीशन में अगर है तो आई थिंक $75-76 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं इंटरनेशनल लेवल इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएसडी आईएनआर में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन है और पॉसिबिलिटी है कि रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है अगेंस्ट डॉलर वीकनेस की वजह से। तो एमसीएक्स पे प्राइसेस थोड़े नीचे आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस उतने नीचे नहीं आएंगे। तो आई थिंक 75-76 शुड बी द आइडियल स्टॉप लॉस। और अपसाइड देखिए अगर $82 के आसपास आता है तो थोड़ा सा बुक करना चाहिए, और $82 के बाद सस्टेन करता है तो आई थिंक फिर से एंटर कर सकते हैं लॉन्ग के लिए फॉर अ टारगेट ऑफ $85। बिल्कुल। तो ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म और पोजिशनल राय भी आपको दे दी गई है कच्चे तेल में। हर तरीके से इसका डिटेल एनालिसिस हमने आपके सामने रखा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी मेटल स्पेस की, और अब इस पर मेरठ से हमें सवाल भी आया है मुकुल जी का। कॉपर में आगे के लिए कारोबार कैसा रहेगा ये जानना चाह रहे हैं। दीपिन आप सजेस्ट करिए, कॉपर हम जितने भी एनालिस्ट से एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कॉपर उनको ट्रेड करने के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आपका क्या मानना है और आगे के लिए कैसा कारोबार देख रहे हैं आप कॉपर में? देखिए कॉपर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि वो एक अच्छे रेंज में है, और ये रेंज के कारण आपको एक थोड़ी इफ आई में यूज द वर्ड प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है प्राइसेस में। जैसे ही ऊपर एंड ऑफ द रेंज आते हैं तो वहां पे आप सेल करके कर सकते हैं। नीचे में 640 के आसपास फिर से प्रॉफिट बुक करके 640 में बाय करके 680-90 के आसपास फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मिड रेंज में है। अगर 690 के पास आता है तो 690 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस से आप सेल करके चल सकते हैं। फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 670 665 के टारगेट देते मिले। नई तेजी आप 690 के ब्रेकआउट के ऊपर ही करें, उसके ऊपर से क्लोजिंग आती है तो इसके विपरीत जब भी प्राइसेस नीचे आते हैं 650 640 के आसपास, तो वहां पे फिर से बाई करके चले, एक्सपेक्टिंग के 660 से 680 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। तो इस रेंज को है ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करिए। और इस हफ्ते हमने देखा कि कॉपर का रेंज अगर इस हफ्ते हम देखें तो 655 से 675, ये 20 पॉइंट्स की रेंज में इस बार कॉपर नज़र आया, लेकिन ट्रेड करने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। इस पर आप नज़र रख सकते हैं। मेटल्स के लिए एक बार हम देख भी लेते हैं कि किस तरह का ये पूरा हफ्ता रहा है। अगर कॉपर की बात करें तो इस हफ्ते मामूली तेज़ी थी। जिंक में इस हफ्ते करीब 3% की कमज़ोरी देखने को मिली है, और 257 से 263 ये कारोबारी दायरा था जिंक के लिए। एल्युमिनियम पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर 5% की मजबूती आई इस बार एल्युमिनियम में, और लेड में करीब आधे % की कमजोरी रही। तो काफ़ी मिला जुला सेशन था अगर मेटल्स की बात करेंगे तो। रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल्स पर? क्या ट्रिगर्स आप वॉच कर रहे हैं मेटल स्पेस के लिए, और आपकी प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी मेटल्स में? वेल आई थिंक जो फंडामेंटल ट्रिगर्स है वो अगेन जैसे मैंने बताया कि चाइना से जो कोविड सिचुएशन है वो बेस मेटल्स को एक डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी में लेके गया है। बट आई वुड कॉल इट एज अ रिट्रेसमेंट, आई वुड कॉल इट एज अ थ्रो बैक आफ्टर कॉपर का जो रैली हमने देखी थी टुवर्ड 705 सॉरी, वहाँ से हमने एक थ्रोबैक देखा है। थ्रोबैक थोड़ा सा डीपन हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 680 670 तक जाएगा, बट इट वेंट फर्दर डीप। लेकिन अभी जो फिर से एक रिवर्सल आ रहा है
वो इंडिकेट कर रहा है कि इट वाज जस्ट अ टेक्निकल रिट्रेसमेंट और फिर से हम एक अप मूव इसमें देख सकते हैं। चाइना से जो स्टिमुलस की बातें आ रही है, आई थिंक दैट माइट सपोर्ट कॉपर प्राइसेस, इन फैक्ट ऑल द इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस। हमारी जो प्रिफर्ड बेट है वो कॉपर ही रहेगी, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन चार्ट देखें तो कॉपर ही एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी दिख रही है। बाकी जिंक, एल्यूमिनियम सब में आई वुड से कि कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है। काफ़ी टाइम से एल्यूमिनियम 200, 210, 212 से लेके 204-5 के रेंज में है। जिंक भी आई थिंक 270 से लेके 256-57 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट कॉपर में एक प्राइस एक्शन के चलते एक अच्छा एक प्रिडिक्टेबिलिटी दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि कॉपर में फिर से हम एक बार 706, 707 का लेवल और उसके बाद 725 तक का लेवल हम कॉपर में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉपर वुड बी द प्रिफर्ड बेट। अगर 675 के आसपास आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। 664 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इमीडिएट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो 695 का है। 681, 82 का एक मल्टीपल टॉप है उसके ऊपर, क्योंकि रीसेंट अगर प्राइस लेवल्स देखें तो उसे ब्रीच नहीं किया है कॉपर। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग आ जाता है, तो मेरे हिसाब से वी आर हेडेड टुवर्ड 695 और उसके बाद 706। तो मेरे हिसाब से कॉपर वुड बी द प्रिफर्ड बेट। डिप में बाइंग कीजिए और ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 695 एंड देन 705। बिल्कुल है। तो ये रहा है कॉपर पर। कॉपर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट को अच्छा लग रहा है और तमाम एनालिस्ट को कॉपर इस वक्त काफ़ी शानदार ट्रेडिंग जोन में नज़र आ रहा है। बाकी सब में अभी फिलहाल कंसोलिडेशन का माहौल है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ की, और कॉटन के लिए कैसा रहा ये हफ्ता, ये एक बार देख लेते हैं। हफ्ते भर में MCX कॉटन में करीब 2% की तेज़ी देखने को मिली और कॉटन का जो कारोबारी दायरा था वो भी हमने देखा 31,200 से 33,850 के बीच रहा। वही हफ्ते भर में आइस कॉटन में करीब 4.5% की कमजोरी देखने को मिली है और इसका भी जो कारोबारी दायरा था वो $79.50 से $83.75 के बीच रहा। तो इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि अगर कॉटन में ओवरऑल अगर बात करेंगे तो काफ़ी मिला जुला ट्रेड यहाँ पर रहा कॉटन के लिए। कॉटन में सवाल भी आ रहे हैं, हमें दर्शकों के कुछ सवाल भी मिले हैं। इस बीच हमें नागपुर से गौरव चंडक जी ने सवाल भेजा है, अगले हफ्ते के लिए कॉटन का आउटलुक बताएं। दीपेन, क्या सजेस्ट करेंगे आप कॉटन पर? देखिए, कॉटन की बात करेंगे तो सबसे पहले सलाह तो ये होगी कि रिटेल निवेशकों ने थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बीटा स्प्रेड काफी बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आपको लिक्विडिटी की कमी है और मार्केट्स में रिटेल निवेशक कभी भी इसमें फंस सकते हैं अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में गिरावट आती है। तो हमारा मानना ऐसा था कि जो गिरावट आई है उसके बाद ये पुल बैक आया है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और मार्केट गिरावट के नए दौर के लिए तैयार हो रहा है। आई थिंक इन द नियर टर्म आपको 30,000 और 28,000 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप जो भी बाउंस आता है वहां पे आप बेच के चले, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं तो अभी कॉटन को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको क्वार्टर में दे दी गई है। फिलहाल रिटेल निवेशकों को यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है और क्वार्टर में आपको यहाँ पर ट्रेड भी बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं स्पाइसेस पर। मसालों के लिए अगर ये पूरे हफ्ते हम देखें तो जीरे में कारोबारी एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। धनिया में जो कारोबारी दायरा था वो 9,500 से 10,500 के बीच रहा और हल्दी का जो कारोबारी दायरा था वो 7,200 से 7,470 का था। हफ्ते भर में हमने जीरा और धनिया में देखा करीब जीरे में करीब 5% की और धनिया में भी करीब 5% की कमजोरी रही। तो ये पूरा हफ्ता हमने देखा कि स्पाइसेस के लिए काफ़ी कमजोरी भरा रहा। मसाले पर भी एक का सवाल हमें आया है, भोपाल से सुनील कुशवाहा जी ने भेजा है। रविंद्र, आपसे सवाल होगा, ये जानना चाह रहे हैं कि मसालों में इस पर बेहतर विकल्प कौन सा होगा, क्या व्यू बन रहा है आपका स्पाइसेस पर? वेल आई थिंक अगर हम स्पाइसेस को देखें तो सभी थोड़ा सा एक डाउनसाइड मूव में ट्रेड कर रहा है। अगर
जीरा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो आई थिंक 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी 23,500 के आसपास से मार्केट में हमने एक रिवर्सल देखा था, तो मेरे हिसाब से अगर वो ब्रीच होता है तो फिर वी आर हेडेड टुवर्ड्स समवेयर अराउंड 22,750 22,700, तो वो एक अच्छी सेलिंग जोन होगी। लेकिन अभी ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी एक नेगेटिव साइड में ही है, साइडवेज है। अगर हम ओवरऑल मूव देखें फ्रॉम अगस्त टिल डेट, आई थिंक इट हैज़ बीन साइडवेज। लेकिन जो 23,500 का सपोर्ट है उसे अगर ब्रीच हो जाता है तो वी माइट सी फर्दर लोअर साइड। 24,275 280 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, बट अदरवाइज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जीरे में। और अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी आई थिंक जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव ही है, और पॉसिबिलिटी है कि एक उछाला आ सकता है टुवर्ड्स 10,300, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और टर्मरिक की बात करें तो आई थिंक इवन टर्मरिक में एक थोड़ा सा बाउंस बैक तो आया है, बट आई थिंक जब तक कि 8,350 8,400 के नीचे है, आई डोंट थिंक कि एक सस्टेन्ड अप मूव आ सकता है इसमें। एक गैप है तो गैप फिलिंग के लिए आ सकता है प्राइजेस, तो 7,700 7,750 के आसपास एक बार इसमें बाइंग दिख सकती है, बट आई थिंक ओवरऑल कंसोलिडेशन जोन है 8,350 से लेके 7,550। ओके, ठीक है। तो ये मसालों पर राय दे दी गई है आपको। एक और सवाल ले लेते हैं। रामपुर से फरहान जी ने भेजा है, मेंथा ऑयल पर सवाल है इनका। मेंथा ऑयल दिसंबर महीने का आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। दीपेन, क्विकली इस पर राय दीजिए, मेंथा ऑयल पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? कि अभी हमने देखा है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी वापस आई है 950 960 के रेंज में। काफी कंसोलिडेशन हुआ है। 1,000 रुपीज का साइकोलॉजिकल लेवल है। विंटर आती है तो विंटर थोड़ा क्रिस्टलाइज हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा अपसाइड भी टिक देखने मिलती है। लेकिन 1,000 रुपीज का स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, अगर 1,000 रुपीज को क्रॉस करता है तो ही आप नई तेजी करके निकाल। बिल्कुल, ठीक है। तो ये राय आपको मेंथा ऑयल में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, बट आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेन जी, रविंद्र जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और तमाम कमोडिटीज़ पर और सवालों पर भी दर्शकों का अपना राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश पर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।